नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स और उसमें अपन ने पहली एक्सरसाइज जो कंप्लीट कर ली थी। आज हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत भी पैदा करेगी। तो देखिए, आज अपना जो टॉपिक है ना वो है पोलोनिमियल यानी बहुपद। बहुपद क्या है पहले ये देखना अपने को, और उसके बाद में इसमें एक एक्सरसाइज दो ही दे रखी है। आजकल सिलेबस काफ़ी छोटा कर दिया नहीं, पहले थोड़ा सा इसमें कई टॉपिक थे। तो पहले में तो एक एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें ग्राफ बना के दे रखे हैं। ग्राफ को देख के बताना है कि इसके कितने शून्य होंगे, यानी शून्य से संबंधित यानी जीरो जो है पोलिनोमियल वो निकालना, वो बात करेंगे। फिर जीरोज और जो आपका एक स्पेशल पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा, द्विघात बहुपद, उसके अंदर और उसके जो द्विघात आपका बहुपद है उसके गुणांक और उसके शून्य उनमें कुछ संबंध होता है, वो संबंध अपन देखेंगे। तो दो ही यहाँ पर टॉपिक है और तीसरा कोई टॉपिक है नहीं, इसमें इतना ही दे रखा है। तो देखो 2 क्लासों में 3 क्लासों में पूरा हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए बहुपद क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है कि बहुपद एक चर का कोई एक व्यंजक है, बीजगणित व्यंजक है। हालांकि 9th क्लास में अपने टॉपिक था तो वहां बढ़ के आया, तो मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊंगा। हालांकि बहुपद को अगर गहराई से पढ़ना हो तो अपने इस चैनल के ऊपर एक बहुपद के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुपद जो है उसमें कंप्लीट पढ़ा रखा है। तो उसमें ये अपने जो ये 10th क्लास वाली जो बातें हैं तो बिल्कुल माइनर में बात है, कुछ इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ा रखा है। तो अगर ज्यादा सीखना तो वहां सीख सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ पर इतना बताऊंगा केवल जो 10th क्लास में है। देखो बहुपद क्या है, बहुपद एक ऐसा बीजगणित व्यंजक है जिसमें जो चर होगा उस चर की घात प्राकृत संख्या होगी, उस चर की घात प्राकृत संख्या। बस ध्यान ये रखना कि उस चर जो भी चर विद्यमान होगा उस चर की घात प्राकृत संख्या होगी, ठीक है। देखिए इस टाइप का वही कि कोई बहुपद है पोलिनोमियल ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, इस प्रकार से ए वन एक्स और प्लस ए जीरो। अब यहाँ पर ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन और ए जीरो, ये चीज क्या है, ये रियल नंबर है। इनकी जगह पर कोई संख्या मिलेंगे 2, 5, 10, माइनस एक, 1/2, 3/5, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। कोई ना कोई संख्या मिलेंगी, वास्तविक संख्या अपने को मिलेगी। या साथ में जो ये एन है ना, ये एन एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। मतलब एन का मान 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन एन का मान क्या नहीं हो सकता, यानी एन जो है ना वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, कैपिटल एन होगा, ठीक है। एन जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा, एन का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी एन बराबर 1, 2, 3, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एन क्या नहीं होगा, यानी एन डज नॉट इक्वल टू, कभी भी एन नहीं होगा, एक तो जीरो नहीं होगा, एक माइनस वाली संख्या जैसे -1 है, -2 है, ये नहीं होगा, कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें एन का मान जो है ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। यहां पर ये जो ए एन है ना, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये हमेशा वास्तविक संख्या होंगी, काल्पनिक संख्या नहीं होंगी। जैसे मान लो कि कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आईटा इंटू एक्स, आईटा जो है काल्पनिक संख्या है। ये मैं जब संख्याएं जब बताई थी उस समय बताया था कि आईटा को अंडर -1 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने उस 10th क्लास में काम की चीज नहीं, इसलिए छोड़ दिया। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि बहुपद क्या, बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें जो चर विद्यमान है उस चर की घात जो है वो एक प्राकृत संख्या होगी, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो प्राकृत संख्या यानी जो एन है ना, ये एन हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे मैं लिख दूं कि एक्स प्लस 3, ये एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक है। ये व्यंजक जो है इसको हम बहुपद कह देंगे। बहुपद यानी ऐसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, वो बहुपद होगा, ठीक है। फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें 2 पद हो गए, एक तो योग है, एक योग गया, तो ये भी एक बहुपद है, ठीक है। घात देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बहुपद हो गया। अगर जैसे मान लो कि 3x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो भी एक बहुपद है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये बहुपद नहीं है, इस उस समय पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, पोलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ x की जो घात है वो कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस x की घात -2 बनेगी, ठीक है। और ये क्या -2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो अपने
समझ में आएगा कि बहुपद क्या चीज है। बहुपद मतलब एक ऐसे व्यंजक होगा जिसमें चर की जो घात होगी वो क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगा, इस रूप में कह सकते हो, इस रूप में कह सकते हो। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी कोई अचर राशि है, ठीक है ना, कोई वास्तविक संख्या है। और एक्स स्क्वायर, एक्स देखो यहाँ जो चर है ना, उस चर की घात 2 होगी ना, तो ये आपका 2, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये अपना ये अपना एक बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखो जिसमें 2 घात हो ना, जिसमें 2 घात हो उसको एक स्पेशल बहुपद नाम देंगे उसका, और उसको कहेंगे अपने द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक इसके बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन ज्यादा 10th क्लास में इस पर संभावना रहेगी। ठीक है, अब देखो बहुपद तो बात समझ में आ गई। अब बहुपद के बाद में आता है बहुपद जो है उसके शून्य निकालना। बहुपद के शून्य का मतलब ये हुआ कि आपको पोलिनोमियल है दे रखा है, उस पोलिनोमियल के जीरोज आपको निकालने हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, यानी जीरोज है वो क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं। शून्य क्या होगा, देखो जैसे मान लो आपको एक बहुपद दे रखा है, उस बहुपद के अंदर चर होता है यानी जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू से पुट करो कि उस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 जाए। जैसे मान लो कि x प्लस 3 है, x प्लस 3 में हम एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू पुट करें, एक्सिस क्या वैल्यू पुट करें, जैसे -3 पुट कर दूं तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यानी x इक्वल टू -3 जो है वो इस पोलिनोमियल को 0 बना रहा ना, तो ये इस पोलिनोमियल को x बराबर -3 जो है वो इसको पोलिनोमियल को 0 बना रहा है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बना रहा है। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू जो भी 0 बनाएगा, यानी चर की जो भी वैल्यू इस पोलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू को 0 कर देगा, वही जो चर की वैल्यू होगी यानी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो अपनी क्या होगी, उस पोलिनोमियल का 0 होगा। यूं कह दो कि किसी भी बहुपद के अंदर और जो चर विद्यमान है उस चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, यानी बहुपद के मान को 0 कर दे। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब शून्य निकालेंगे कैसे, तो अब ये तो है नहीं कि हम इस प्रकार से रख के मान रख के देखते जाए 0 बने वो अपना शून्य हो जाएगा, तो ये तो प्रोसेस लंबी हो जाएगी। तो अपने को शून्य के निकालने हैं, तो उस समय क्या करेंगे, शून्य के निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, शून्य के निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो भी आपका बहुपद दे रखा होगा, जैसे x प्लस 3 दे रखा है, तो उसको हम 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। यानी जो भी बहुपद दे रखा है उसको 0 बराबर रख के और x की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरिएबल का जो मान है वो निकाल लेंगे, वही अपना शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, इस तरीके से अपने शून्य निकालना है। अब देखो एक एक्सरसाइज जो 2.1 दे रखे ना, उसमें क्या दे रखा है, कुछ ग्राफ बना के दे रखे हैं। ठीक है, ग्राफ बना के दे रखे हैं, और क्या कह रहा है वो देखो कि आपके पास एक पोलिनोमियल है, fx को पोलिनोमियल है, देख लेना वो क्वेश्चन, ठीक है ना। fx एक पोलिनोमियल है और उस fx पोलिनोमियल के ग्राफ बना के दे रखे हैं। ग्राफ कैसे कैसे दे रखे हैं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, जैसे एक ग्राफ तो इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, ये अपना जो है ये fx है, यानी इसका ग्राफ एक तो ये दे रखा है, दूसरा कोई इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तीसरा कोई इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है, इस प्रकार से देख लो चलो, और एक कोई इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है ऐसे, और कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से ग्राफ ये दे रखा है। ठीक है, ऐसे ये सारे क्या कह रहा है, ये fx जो है एक पोलिनोमियल है। ठीक है, उस पोलिनोमियल के अंदर ग्राफ दे रखे हैं और अपने को ये कह रहा है कि इस ग्राफ को देख करके आपको ये बताना है कि इनके शून्य की संख्या कितनी होगी। अब देखो एक बार प्रश्न ऐसे ही आ गया था बोर्ड एग्जाम में, एक बार प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि 3 नंबर का प्रश्न दे दिया और 3 ऐसे आकृति बना के दे दी और कहा कि इनके शून्य लिखो। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, शून्य लिखना है। एक ये मान के चलिए कि 3 नंबर का प्रश्न और 3 सेकंड था। ठीक है, तो एक बार पूछ लिया गया था, तो देखो क्या करना है, आपने क्या दे रखा है, x यानी fx एक पोलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, तो यहां पर आपको ये x एक्स से और ये y एक्स इस प्रकार से दी मिलेगी। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। अब देखो ये जो आपका ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो भी आपने ग्राफ खींचे हैं, ये आप ये देखो कि जो अपनी x एक्स जो है यानी x एक्स जो रेखा है, उस रेखा को कितनी बार काट रहे हैं, जितनी बार काटेंगे उतने उसके शून्य हो जाएंगे।
अब आपसे ये कहे कि ये एफ एक्स एक ये जो वक्र है तो इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य होगा 0। शून्य क्या होगा इसका, यानी कुछ नहीं है, शून्य विद्यमान नहीं है, तो शून्य क्या होगा इसका, मतलब शून्य नहीं है इसका, ठीक है ना। शून्य विद्यमान नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वक्र जो है इस एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा, ठीक है। ये वक्र जो है इस एक्सिस को दो जगह काट रहा है, तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो गए, यानी इसके शून्य जो हो गए वो हो गए कितने, 2, यानी इसके शून्य जो है वो 2 हो गए। ये वक्र देखो देखें, ये वक्र एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा ना, ये अपनी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये कर्व जो है ये एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, ठीक है ना। नहीं काट रहा तो फिर क्या दिक्कत है, नहीं काट रहा तो इसका कोई शून्य होगा ही नहीं, यानी इसका जो आपका शून्य है वो विद्यमान नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखो, ये कितनी बार काट रहा है, ये केवल एक ही बार काट रहा है, इसको टच ही कर रहा है खाली, ठीक है ना, ये इसको टच ही कर रहा है, एक ही बार काट रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखो कितने बार काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, 3 जगह काट रहा है ना इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ टच करके वापस आ गई, तो ये 3 जगह इसको कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसका शून्य हो जाएगा 1 और इसके शून्य विद्यमान नहीं है, यानी इसका विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं, और इसके 2 हो गए और इसके भी शून्य के वो विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 2.1 है वो तो कंप्लीट होगी, उसमें कितना पूछा है, तो ये तो हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे जो सेकंड क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज सेकंड जो है उसमें क्या दे रखा है, उसमें अपने को दे रखा है कि मेनली तो इसमें ये दे रखा है कि द्विघात जो आपके व्यंजक है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपदों के बारे में यहाँ चर्चा करी गई है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद किस रूप में होंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में आपको द्विघात बहुपद मिलेंगे, ठीक है। और फिर अपने को क्या करना है कि पहले तो इनके निकालने शून्यक, पहले तो इनके निकालने शून्यक, और फिर ये कह रहा है कि शून्यक और ये जो गुणांक है ना, जो चर के जो गुणांक है यानी ए बी और ये सी, इनके आपस में यानी शून्यक और इन गुणांकों में आपस में क्या संबंध होगा, ठीक है। ये देखो अपना जो अगला टॉपिक है वो ये है कि पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं, और फिर जीरोज और जो वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है ना उनमें आपस में क्या रिलेशन है वो रिलेशन अपने को देखना है, ठीक है। देखो ये ए बी सी जो है क्या होंगे, ये सारे इसमें गुणांक हो गए, ठीक है, और ये अपना चर हो गया। अब देखो एक चीज तो याद तय कर लो कि अपने पास अगर व्यंजक एक घात का है या आपका बहुपद एक घात का तो उसका शून्य 1 होगा, अगर 2 घात का तो उसके शून्य 2 होंगे, 3 घात का तो उसके शून्य 3 होंगे, 4 घात का तो शून्य 4 होंगे, ठीक है। अब देखो बात यह है कि कई बार क्या होगा कि इनके शून्य जो है ना वो काल्पनिक संख्या भी आएंगी, यानी शून्य जो है वो काल्पनिक भी होंगे, ठीक है। लेकिन अपने को केवल एक बार 10th क्लास के लिहाज से एक बार हम ये सीख रहे हैं, इतना याद रखें कि जितने घात का आपका बहुपद होगा उतने उसमें शून्य होंगे, एक बार इतना याद रखो, ठीक है ना। बाकी ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, मैंने बता दिया कि डीपली अपने को देखना तो आप उसमें देख लें, पॉलिनोमियल के नाम से पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें शायद 8-10 वीडियो होंगे, ठीक है, उसमें देख सकते हैं आप। अब केवल 10th क्लास के लिहाज से देखना अपने को, तो यहाँ पर हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद में क्या होगा, यानी ऐसा बहुपद होगा जिसमें चर की घात 2 होगी, यानी अधिकतम घात 2 होंगी, ठीक है, अधिकतम घात 2 होंगी। तो देखो ये 2 घात हो गई, तो इस प्रकार का जो बहुपद होगा वो क्या कहलाएगा, आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखो क्या करना है कि इसके शून्य निकालें, मान लेते हैं कि इसके जो शून्य घन वो क्या है, अल्फा और बीटा है, हमने मान लिया कि इसके 2 शून्य का वो अल्फा और बीटा है, ये बात अपने मान ली, ठीक है। फिर देखो क्या होगा कि जो अल्फा प्लस बीटा होता ना, अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा जो है वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अगर आप इसको ये लिखना चाहो तो ये क्या लिखोगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो वो क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो वो क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक,
ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे का ध्यान ये लिख लेना कि सम ऑफ जीरो जो है वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आराम से समझ जाएंगे, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भाषा के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम को, आराम से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों जो बच्चे हैं, दोनों जो देखने वाले हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम, सभी को समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या देख लिया हमने कि अपने पास एक ऐसा द्विघात व्यंजक मिलेगा, उसके शून्य का आपको ज्ञात करने हैं, अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया। फिर जो ये अल्फा और बीटा और ये जो कोफिशिएंट है, इनमें संबंध क्या हुआ, देखो इनमें संबंध क्या हुआ कि भी दोनों शून्यकों का जो योग है वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा, और गुणनफल जो वो सी अपॉन ए के बराबर आएगा। ये इनमें संबंध है, बस ये रिलेशन है, ये रिलेशन अपने को देखना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ना इसमें, वो क्वेश्चन अपना क्या है कि पहले लिखा हुआ कि फाइंड द जीरो जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात आपको व्यंजक दे रखे हैं, उनके आपको जीरोज निकालने हैं पहले। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, कि पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है ना उनमें और जो जीरो जो निकाले हैं उनमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये क्या रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन तो देखो ये अपने को पता है कि क्या आएगा कि सम ऑफ जीरो तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अब देखो करते हैं क्वेश्चन को, चलो रहने दो उसको पढ़ाने दो इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो यहां कर लेते हैं, ऊपर यही कर लेते हैं क्वेश्चन अपना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको पहले जीरोज निकालने हैं और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये रिलेशन देखना है। तो एक आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है, तो अपन सबसे पहले भी क्या करेंगे, इसके शून्य निकाल लेना। तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसको जीरो बराबर करोगे। शून्य के निकालने के लिए सबसे पहला काम उसको जीरो बराबर करोगे। ठीक है, अब ये बढ़ गया अपना द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, तो द्विघात समीकरण हल करते हैं, पहले और तीसरे पद को गुणा करो, इसे गुणनखंड करने कहने का मतलब ये है। तो पहले और तीसरे पद को देखो एक बार समझा देता हूं, तो पहले और तीसरे पद को करो गुणा, सभी का तरीका एक ही होगा। क्या देखो एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, और यहाँ माइनस 8 है, तो एक गुणा माइनस 8 ने निकाला तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। यानी पहले और तीसरे पद को गुणा करना है, सभी का तरीका एक ही है कि पहले और तीसरे पद को गुणा करना है। ठीक है, अब वो गुणनफल जो आए ना वो देखो कि वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तब तो ये जो संख्या है उसके ऐसे टुकड़े करो कि घटाने के बाद भी 20 वाली संख्या मिल जाए, नहीं 2 मिल जाए। और अगर प्लस में आ रहा है तो इसके 8 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने के बाद में 20 वाली संख्या मिले। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस 8 आया, इसका मतलब हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे, ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे, 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा कि उन दोनों संख्याओं को अगर आपस में घटाएं, माइनस आ रहा है घटाना पड़ेगा, तो घटाएं तो 20 वाली संख्या माइनस 2 मिल जाए। तो 8 के टुकड़े क्या होंगे, इन्हें हम क्या लिख देंगे, 4 गुणा 2। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। हालांकि इसका एक 8 गुणा 1 भी बनता है, लेकिन 8 में से 1 घटाओगे तो 7 बचेगा। अपने को कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम 8 की क्या लेंगे, 4 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और अब देखो जो चिन्ह यहाँ है वो लिखना है, पहले हमेशा बड़ी संख्या लिखी जाएगी, फिर घटाना है तो आगे वाला चिन्ह विपरीत आएगा, तो यहाँ इसका उल्टा आएगा। अगर जोड़ना है तो यहाँ जो चिन्ह है वैसा वैसा ही आएगा। तो यहाँ घटाना है ना अपने को, घटाना तो ये माइनस आगे वाला प्लस आएगा, फिर छोटे वाली संख्या लिख दो 2 और एक्स लिख दो, और फिर ये माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद में 2 के बना दो पेयर, यहां से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो क्या जाएगा, x माइनस 4 बच जाएगा। यहां से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 आएगा बराबर 0। फिर उसके बाद में इन दोनों में से एक तो ये होगा, एक ये होगा, इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है दोनों जगह, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों गुणनखंडों को 0 बराबर रख के और x का मान निकाल लो। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x का मान कितना आएगा, 4, और या x प्लस 2 बराबर 0 हो तो उस समय x बराबर कितना आएगा, माइनस 2। आगे 2 मान। अब अपने को क्या करना आगे, यानी ये क्या आ गए, x के तो 2 मान है, ये तो आ गए अपने पास दोनों शून्य का आ गए, दोनों क्या आ गए, शून्य का आ गए। अब प्रश्न में क्या पूछा था अपने को कि पहले तो शून्य निकालना है, तो शून्य तो हमने निकाल दी।
अब क्या करें कि शून्य का और गुणांक, गुणांक ये रहे 1 -2 और 8, इनमें संबंध देखना है। तो देखो शून्यकों का योगफल कितना आएगा? शून्यकों का योगफल देखो, जोड़ो इनको दोनों को, 4 और +-2। तो देखो चिन्ह विपरीत संख्या घटेंगी तो कितना आ जाएगा? यानी -2 आ जाएगा, सॉरी +2 आएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो हमें क्या, हमारे पास क्या है कि शून्यकों का जो योग है ना, शून्यकों का योग है वो कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन हमें तो क्या देखना था कि शून्यकों का जो योग है वो क्या आना चाहिए? -x गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, -x गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, ये आना चाहिए ना। देखो इसको मैं लिख दूं माइनस और गुणा -2, क्या दिक्कत है? और बटे में 1 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। माइनस को माइनस से गुणा करें 2 ही रहेगा, बटे में 1 का तो 2 में 1 का भाग दो, 2 ही तो आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो माइनस और ये -2 क्या चीज है? देखो इसमें ये आपका जो व्यंजक है ना, द्विघात व्यंजक, इसमें देखो -2 क्या चीज है? -2 अपने पास x का गुणांक, तो क्या लिखोगे यहाँ? -2 की जगह क्या लिख दोगे? x का गुणांक लिख दिया, और बटे एक क्या चीज है? एक है x स्क्वायर का गुणांक, बस ये तो लिखना था और क्या था। तो शून्यकों का जो योग है वो कितना आ गया? शून्यकों का योगफल क्या आ गया? -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यही संबंध होता है इनमें कि शून्यकों का जो योगफल है वो -x गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक के बराबर आता है। ठीक है, अब देखो आगे अगला दूसरा रिलेशन और देखें। दूसरा रिलेशन क्या था? शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल क्या जाएगा? शून्यकों का गुणनफल करो, 4 गुणा -2 कितना आ गया? -8 आ गया क्या? अब देखो -8 के बच्चे में कुछ नहीं, इसका मतलब एक लिख सकते हैं, क्या लिख दे? -8 क्या चीज है? देखो इसमें भाई ये कांस्टेंट पद टर्म ही तो है, अचर पद तो है, तो क्या लिखोगे आप? -8 की जगह क्या लिख दोगे? अचर पद, और बटे 1 की जगह लिख दोगे x स्क्वायर का गुणांक, बस ये करना था। ठीक है, आ गया समझ? इस तरीके से अपने को करने हैं, यानी पहले आपको शून्य निकालना है और फिर शून्य को और ये जो आपके गुणांक है इनमें संबंध आपको देखना है, ये दिखाना है। प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, और अब इस प्रश्नावली में कुछ है ही नहीं, ये दे रखे हैं, तो इस टाइप का प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, पूछे जाएगा, संभावना क्या रहेगी? आएगा 1%। भाई और कुछ है ही नहीं इसमें, ये दे रखा है, एक तो ग्राफ दे रखा है 2.1 में, तो उसमें तो ये मान के चलो कि अगर ज्यादा इजी प्रश्न पूछे तो दे देगा, नहीं तो मुश्किल। ठीक है, और देखो एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये देखिए एक और कर रहे हैं अपने ना, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें क्या है कि 6x स्क्वायर और -2 सॉरी -3 और -7x, ये ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तरीका वही है, सबसे पहले इसके शून्य निकाल लेना पड़ेगा। तो शून्यकों के लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे 4 zeros, ठीक है। तो 6x स्क्वायर और -3 -7x बराबर 0, ये काम कर लेंगे। अब देखो ये घटती घात के रूप में लिखना पड़ेगा, पहला काम तो ये है। तो 6x स्क्वायर और -7x और -3 बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, अभी तक ये द्विघात बहुपद था, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या है कि पहले और तीसरे पद को गुणा करो, तो 6 गुणा -3 कितना आएगा? 6 गुणा -3 कितना आ गया? -18 आ गए, ठीक है। अब गुणनफल माइनस में आ रहा है तो बीच वाली संख्या घटाने पर आएगी। अब 18 के ऐसे दो संख्या में तोड़ो इसको कि घटाने के बाद में 7 आ जाए। तो 18 की टुकड़ी देखो 18 गुणा 1 भी होता है, लेकिन घटाएंगे तो 17 आएगा, नहीं काम का है। फिर एक 9 गुणा 2 भी होता है, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ये काम का है। एक 6 गुणा 3 भी है, घटाएंगे तो 3 आएगा, ये भी काम का नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हुआ? यानी 18 के दो संख्याओं के अंदर हमें 18 को तोड़ना है, 9 गुणा 2 में तोड़ दो, क्योंकि घटाने पर संख्या कितनी आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए, तो ये काम देगा अपने को। तो देखो 6x स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या पहले लिखूं 9x, ठीक है। फिर घटाना है तो चिन्ह बदलो, माइनस से प्लस आएगा, फिर छोटी संख्या लिखो, x आपको लगाना ही है -3 बराबर 0, दो के पेयर बना लो,
इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा, तो 3 दूनी 6x, और यहाँ से 3 कॉमन आएगा, ये आ गया, प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 और यहाँ कितना बच गया, 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो 2x बराबर कितना आएगा, 3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। एक तो ये आ गया। दूसरा या 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू कितना होगा, -1/3। मतलब दो शून्य थे वो आ गए 3/2 और -1/2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर दिक्कत है तो फिर अपने को द्विघात समीकरण हल करने में दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ तक दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण हल करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये मैं क्लास बताता हूँ, उसके बाद में एक दो बार मतलब क्या है कि अगर समझ में नहीं पड़ रहा है तो क्लास को दोबारा देखो, क्लास को दोबारा देखो, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड क्लास में अपने को ये फायदा होता है कि हम उसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 बार देखो, उसको प्रत्येक चीज को पकड़ो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वो अगर पकड़ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। शून्य का हमने निकाल लिए। अब देखो क्या करना अपने को, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, देखो 3/2 और प्लस से -1/3, 3/2 और -1/3, इसको सोल्व करोगे तो 6 एलसीएम आएगा और 6 इनका लघुत्तम आएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, और ये कितना आ जाएगा, 3 का भाग 2 6 में 2 बार जाएगा, 2 1 से गुणा करो 2 कितना आ गया, 7/6 आ गया, 7/6 आ गया। ठीक है, शून्य को योग कितना आ गया, 7/6 आ गया। अब 7 क्या चीज है, देखो देखो इसमें है क्या, ऐसा ही ऐसे बना हुआ गया, देखो देखो ये रहा 7 क्या चीज है, 7 क्या चीज है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको यूं लिख दे माइनस से और फिर -7 लिख दे, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसमें 7 नहीं था ना, -7 है तो हमने इसको -7 बनाने के लिए माइनस से गुणा कर लिया। ठीक है भाई, माइनस गुणा प्लस ही तो होगा। अब क्या जगह देखो, माइनस ये -7 क्या चीज है, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ है x का गुणांक, और बटे 3 क्या चीज है, 3 क्या चीज है, सॉरी 6 है ये, 3 नहीं है भाई, 6, हाँ 6 क्या चीज है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, फिर तो ये था अपना कि शून्यकों का जो योग है वो क्या आएगा, -x का गुणांक बटे x² गुणांक, ये तो आएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य को गुणनफल क्या आएगा, करो इनको शून्य को गुणा करो, 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, -3/6 आ जाएगा। हालांकि देखो यहाँ 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो, -1/2 आएगा, लेकिन -1/2 करने से फायदा नहीं है, क्योंकि अपने पास कांस्टेंट जो है वो कितना, -3 है। ठीक है ना, अगर आप इसको 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो -1/2 आएगा, समझ रहे हो ना, -1/2 आएगा। -1/2 करने से फायदा नहीं होगा। क्या फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर -1 बचेगा तो उसको 3 बनाने के लिए फिर भाई ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने क्या करेंगे, -3/6। ठीक है, मैंने कैंसिल नहीं किया इसको। ठीक है, अब -3 कौन है, देखो देखिए -3 कौन है, अचर पद तो है, तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और बटे 6 क्या चीज है, x² का गुणांक। ठीक है, बस ये पूछा था कि शून्य का जो योग है वो क्या आएगा, -x का गुणांक बटे x² गुणांक के बराबर आएगा, और शून्य का गुणनफल वो क्या आएगा, अचर पद बटे x² गुणांक के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये थे अपने शून्य ज्ञात करना, और शून्य को इनके गुणांकों में द्विघात कोई बहुपद दे रखा है उसके शून्य निकालो और फिर इनके गुणांकों में संबंध देखो। ठीक है, ये अपने को वेरीफाई करना था। उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आई तो अपने साथियों को जरूर बता दें, क्योंकि हम ट्यूशन पर पैसे देते हैं या क्लास में कोई समझ में नहीं आता है तो ये जो अपने मददगार होगी कि यहाँ एक बार नहीं तो हम दूसरी बार चला के देख लेंगे, दूसरी बार समझ में नहीं आए तीसरी बार चला के देख लेंगे, तो अगर कोई चीज़ समझनी होगी तो हम 2-3 बार चला के देख लें तो अपने पास अपनी जो है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।